नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आप सभी साथियों का बीकेडी टारगेट अकेडमी में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी मेरे साथी विद्यार्थीगण, अध्ययनकर्ता सभी मस्त होंगे और आपकी अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। दोस्तों, हमारी श्रृंखला चल रही थी भौतिक विज्ञान यूपी बोर्ड की क्लास 12th, जिसमें हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पढ़ रहे थे और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में हमारी श्रृंखला पहुंच गई है एम्पियर्स लॉ पर। और एम्पियर्स लॉ के हम अनुप्रयोग पढ़ने जा रहे हैं। अगर मैं इससे पिछले वाले अनुप्रयोग की बात करूं तो उसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है, उसको आप देख सकते हैं। अगला अनुप्रयोग है, आपसे पूछेगा कि भाई सोलेनॉइड क्या होता है या परिनलिका इंग्लिश में बोलते हैं बेटा सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या है, परिनलिका को हम क्या कहते हैं? बेटा, जैसे कि हमने माना कि हमारे पास कोई एक वायर है, जैसे हमने मान लिया ये हमारे पास एक वायर है, ये हमारे पास एक वायर है। अब इस वायर में या तो एल्युमिनियम का तार होगा या फिर कॉपर का तार होगा, लेकिन इस कॉपर के वायर के ऊपर हमने विद्युत रोधी लेप लगा रखा है। क्या लगा रखा है? विद्युत रोधी लेप लगा रखा है। कहने का मतलब है कि इसके ऊपर एक प्लास्टिक का पाइप चढ़ा रखा है। कॉपर के तारों के ऊपर क्या चढ़ा रखा है? एक प्लास्टिक का लेप चढ़ा रखा है। अब हमने माना कि भाई कि ये एक लूप है। ये क्या है? एक लूप बोलते हैं इसे। अगर इसी को ऐसे करके अनेक लूप बना लें, जब हम अनेक लूप बना लेते हैं, जब किसी भी तार को हम मोड़कर अनेक लूप बनाते हैं, तब वो हमारी परिनलिका बन जाती है। इनको हेलिक्स कहते हैं। ये हमारा वन लूप है। ये बेटा क्या है? वन लूप है। ये एनी लूप है। ये क्या है? एनी लूप है। अनेक लूप बोल सकते हैं। अब हमने क्या करा कि ये जो बार बार मोड़ी हैं, इनको बेटा बोलते हैं हम हेलिक्स। क्या बोलते हैं इन्हें? हेलिक्स कहते हैं। और हेलिक्स का मतलब ही होता है परिनलिका। हेलिक्स का ही मतलब क्या होता है? परिनलिका। ये जो एक वायर है और वायर को हमने इस तरह से मोड़ा है कि उसकी अनेक कुंडलियां बन गई। क्या बन गई? अनेक कुंडलियां बन गई। और अनेक कुंडलियों को ही हम हेलिक्स कहते हैं और बेटा हेलिक्स को ही हम परिनलिका कहते हैं। अब जैसे ही इस हेलिक्सों में से करंट फ्लो होता है, जैसे इसमें से करंट फ्लो होगा ऐसे करके, ऐसे बेटा इसमें से क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। जैसे इसमें से करंट फ्लो होता है, तब यही परिनलिका धारावाही परिनलिका कहलाती है। क्या कहलाएगी? धारावाही परिनलिका। जब इसमें धारा का फ्लो हो जाता है, तब जब इसमें धारा का फ्लो होता है, तब उसको हम बोलते हैं धारावाही परिनलिका। क्या कहेंगे? धारावाही परिनलिका। ठीक है। लेकिन बेटा इसकी जो लंबाई होती है, इसकी लंबाई हमने मान ली कहां से कहां तक? एल होती है। ये यहां से यहां तक जो हेलिक्स हैं, उन हेलिक्सों की लंबाई हम कितना मान लेते हैं? एल मान लेते हैं। लेकिन इसका जो व्यास होता है, इसका जो व्यास होगा ये वाला, ये व्यास हमने माना है, ऐसी बहुत सारी कुंडलियां होंगी, इनका जो व्यास होता है लंबाई की तुलना में बहुत कम होता है। लंबाई की तुलना में क्या होता है? बहुत कम होता है। तो बेटा यही हमने ये बात बताई है कि बेलनाकार विद्युत रोधी नलिका पर उसकी लंबाई के अनुदेश
एक समान रूप से तार लपेटकर परिनलिका को बनाया जाता है। क्या कराया जाता है? परिनलिका को बनाया जाता है। ये परिनलिका बन गई। और सामान्यतः इसका जो व्यास होता है वो लंबाई की तुलना में बहुत कम होता है। लंबाई की तुलना में क्या होता है? बहुत कम होता है। उसके बाद जैसे ही बेटा इसमें धारा का फ्लो होता है, जैसे ही क्या होगा? इसमें धारा का फ्लो होता है। जब धारा का फ्लो होता है तो इस परिनलिका को ही हम धारावाही परिनलिका के नाम से जानते हैं। मैंने ये भी यहां पे बता दिया कि कैसे इसमें करंट फ्लो हो रहा है, यहां आप देख सकते हैं। उसके बाद ये बताया गया है कि जैसे ही धारा इस परिनलिका के अंदर से गुजरती है, परिनलिका की क्या होती है? अंदर से गुजरती है, तो परिनलिका के आसपास और उसके अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? उत्पन्न हो जाता है। यहां पर हमने लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र परिनलिका के आसपास एवं उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है। परिनलिका के अंदर एक समान होता है एवं परिनलिका की अक्ष के क्या होता है? समांतर होता है। जैसे ही इस परिनलिका, ये परिनलिका है तो ये हमारी क्या बोलेंगे? इसे हम अक्ष बोलते हैं। और इस अक्ष का नाम क्या दे देते हैं? एस और एन। क्या नाम देंगे हम इसका? एस और एन। ये परिनलिका की अक्ष हो गई। इसको हम क्या बोलेंगे? परिनलिका की अक्ष। परिनलिका की अक्ष। जैसे ये परिनलिका की अक्ष हो गई तो हम कह सकते हैं कि सभी फेरों के केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, ये सभी फेरे हैं। और इन फेरों के सभी केंद्रों को मिलाने वाली जो परिनलिका है, उस परिनलिका को ही अक्ष कहा गया है, जिसे हम एनएस के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। ठीक है। जैसे ही जब इस परिनलिका में क्या होती है? धारा प्रवाहित होती है। जब इस परिनलिका में धारा प्रवाहित होती है तब बेटा इसी परिनलिका को हम धारावाही परिनलिका कहते हैं। यह बताया गया है कि जैसे इस परिनलिका के अंदर धारा उत्पन्न होती है तो इस परिनलिका के आसपास एवं इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र डेवलप हो जाता है। और उस परिनलिका के अंदर प्रत्येक पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होता है। क्या होता है? समान होता है। उसके बाद आगे क्या बताया गया है? आगे बताया कि बेटा इस धारा के कारण परिनलिका के अंदर एवं बाहर क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। परिनलिका के बाहर किसी बिंदु Q के लिए धारावाही परिनलिका के ऊपरी भाग के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तथा निचले के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परस्पर विपरीत होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देते हैं? निरस्त कर देते हैं। एक दूसरे को क्या कर देते हैं? निरस्त कर देते हैं। अतः परिनलिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र नगण्य होता है, जबकि परिनलिका के भीतर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। इसकी परिनलिका की जो अक्ष के अनुदिश होती है, इसकी जो दिशा है वो परिनलिका की अक्ष के क्या होगी? अनुदिश होगी। ये बात बताई गई है। तो सीधी सीधी बात ये बताई गई है कि जैसे ही हमने कोई सोलेनॉइड तैयार किया तो सोलेनॉइड के अंदर प्रत्येक पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होता है, लेकिन अंदर की तुलना में बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान नगण्य होता है। जैसे डायग्राम की हम बात करें, ये दिखाया गया है बेटा डायग्राम। ये हमने Q पॉइंट मान लिया। अब यहां पे जैसे हमने देखा कि कुछ इसके अंदर देखो चुंबकीय बल रेखाएं सीधी सीधी गुजर रही हैं इस पॉइंट पर, तो ये अंदर हो गया। लेकिन बाहर के कारण चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से क्रिएट हुआ है और इसमें इस तरह से क्रिएट हुआ है। तो ये एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र को क्या कर देते हैं? कैंसिल आउट कर देंगे। और जब एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र को कैंसिल आउट कर देते हैं, इसीलिए इस बिंदु P पर या बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाता है बेटा? 0 हो जाता है। लेकिन इसके अंदर प्रत्येक पॉइंट पर क्या होता है? सेम होता है। हर एक पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होता है। अगर हमसे इसके पोल्स पूछें, परिनलिका के पोल्स के भाई एन पोल्स होगा या साउथ पोल्स होगा, तो एन पोल्स और साउथ पोल्स चेक करने के लिए क्या करेंगे? जैसे हमें एन पोल चेक करना है, कौन सा पोल चेक करना है? एन पोल चेक करना है। तो हम एन बनाएंगे और एन को ऐसे करके ऐसे घुमा देंगे। जैसे हमने इसको ऐसे घुमाया,
ये, ठीक है। तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज है बेटा। कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। जब एंटी क्लॉकवाइज होता है, अगर जहां पर चुंबकीय क्षेत्र अगर हमको चेक करना है, अगर वहां पे करंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो वो परिनलिका का जो पोल होगा वो एन पोल होगा। कौन सा पोल होगा? एन पोल। इसी प्रकार अगर हमें एस पोल चेक करना है तो हम क्या करेंगे? एस को बनाएंगे, एस को बना लो। जैसे ये है एस, तो हम ऐसे यहां से स्टार्ट कर लें, ठीक है। अब इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो कैसा फ्लो हो रहा है? क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज। जब करंट हमारा क्लॉकवाइज होगा तो वह उस परिनलिका में जो पोल होगा वो एस पोल होगा। कौन सा पोल कहलाएगा? एस पोल, ठीक है। आगे मैं बात करता हूं तो ये पता पड़ गया कि अगर हमसे परिनलिका के अंदर ध्रुवों की पहचान कराए तो ध्रुवों की पहचान कराने के लिए क्या होता है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज है उसमें करंट तो वहां पे एन पोल होगा, अगर क्लॉकवाइज है करंट तो वहां पर क्लॉकवाइज होगा। एन वाला एंटी क्लॉकवाइज और ये वाला क्लॉकवाइज, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। अब क्या कहना चाहता है कि भाई धारावाही परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना क्रिएट होता है? चुंबकीय क्षेत्र कितना क्रिएट होता है? तो हमने क्या माना कि माना एक लंबी धारावाही परिनलिका में फेरों की संख्या कितनी है बेटा? एन है। फेरों की संख्या कितनी है? एन है। तथा प्रत्येक फेरे में धारा कितनी है? आई नॉट। कितनी धारा है? आई नॉट है। परिनलिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। परिनलिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? शून्य होता है। जबकि परिनलिका के अंदर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। इस परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है? हमें ज्ञात करनी है। जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी होती है, तो हम क्या चेक करते हैं बेटा? उसके बाद हम चुंबकीय क्षेत्र की कल्पना करने के लिए अंदर इसके लिए एल लंबाई का एक ऐसा आयताकार लूप एबीसीडी का निर्माण करते हैं। एक एल लंबाई का एक तार होता है और उस तार को हम इस प्रकार से मोड़ते हैं कि आयताकार लूप बन जाए। कैसा बन जाए? देखो ये आयताकार लूप हमने बना लिया, इसमें आपको दिखाई दे रहा है ए बी सी डी। तो यही हमने लिखा है कि इसके लिए एल लंबाई का एक ऐसा आयताकार लूप एबीसीडी खींचते हैं जिसकी भुजा ए बी और डी ए चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तथा भुजा सी डी परिनलिका की क्या होती है? बाहर होती है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब हम चेक करेंगे कि भाई इस परिनलिका के आयताकार एबीसीडी परिनलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र हम कैसे डेवलप करते हैं। तो बेटा ए से कहां तक देखेंगे हम? पहले बी तक। जब ए से मैं बी पर देखूंगा तो ए से बी पर कितना होता है? फार्मूला हमारा बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर प्लस, फिर हम कहां से कहां देखेंगे? बी से सी पर बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर प्लस, फिर बेटा कहां से कहां पर? सी से डी पर बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर प्लस, फिर बेटा डी से ए पर बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, और बराबर कितना होता है? इसको हम कितना मान सकते हैं? एम्पियर्स लॉ। चलो बाद में देखेंगे। ये लूप आ जाएगा हमारा क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ठीक है। अब इससे हम डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे। जैसे ही डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे बेटा, यहाँ पे ए से लेकर बी और बी डी एल कॉस 0 प्लस बी से सी, तो बी डी एल कॉस 90 प्लस सी से डी बी डी एल कॉस कितना हो जाएगा? फिर कॉस 0 हम मान सकते हैं प्लस कॉस 180 हो जाएगा। कितना मान सकते हैं हम इसे? कॉस 180, ठीक है। कितना मान लेंगे बेटा? कॉस 180, या 0 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत ना आ रही। उसके बाद डी से ए पर बी डी एल कॉस 90, ठीक है।
cos 90 का मान 0 होता है, तो बचा कितना, a से लेकर v dl प्लस, और ये कहाँ हो गया, b से c पर ये 0 हो गया, ये 0, ये कितना आ गया, c से लेकर d पर, तो v dl, और बेटा ये कितना हो गया 0, जबकि CD भुजा परिनलिका के बाहर क्या है, बाहर है, तो V क्या होगा, 0 होगा। जब ये बाहर है तो V 0 होगा, तो बेटा ये 0 हो गया, तो बचा कितना, A से लेकर V और V dl। और जबकि हम जानते हैं कि A से लेकर B dl को बेटा हम कितना मान सकते हैं, L मान सकते हैं, ये मान लिया है यहाँ पर, ठीक है, क्या कर लिया है, ये मान लिया है, तो हम इसे लिख सकते हैं VL, ये किसके बराबर आ गया, क्लोज इंटीग्रल B वेक्टर डॉट DL वेक्टर। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगी, फर्स्ट। जब ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गई, तो जबकि हम जानते हैं कि इसमें अनेक लूप हैं, कितने लूप हैं, अनेक लूप हैं। जब इसमें बेटा अनेक लूप हैं, तो अनेक लूप होने के कारण इसमें हम जो BDL है, N लूप हैं, परिनलिका में क्या है, N फेरे हैं, और N फेरों, और इसमें धारा कितनी है, I0। जब धारा I0 होती है तब बेटा BL को हम कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम N I0 N, ठीक है, कितना लिख सकते हैं, NI0 लिख सकते हैं। और NI0 अगर हम देखें यहां से B निकालूंगा, तो B जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, रुको एक सेकेंड, जब बेटा N फेरे होते हैं और उसमें धारा कितनी है, I0 है, तब ACL के अनुसार, किसके अनुसार, ACL के अनुसार, जब हम ACL के अनुसार देखेंगे तो बेटा ACL का फार्मूला क्या होता है, B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, और इसे हम लिख सकते हैं म्यू नॉट NI0, ठीक है, NI0। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगी, सेकेंड। अब समीकरण नंबर फर्स्ट व सेकंड से, जब समीकरण फर्स्ट व सेकंड से देखूंगा तो इसका मान कितना था, VL और म्यू नॉट NI0। बेटा L कहां जाएगा, इसके नीचे, और I0, ठीक है। अब हम इसे देखेंगे कि यहां पर जो N/L है, यहां N/L जो है उसे हम क्या लिख सकते हैं, एकांक लंबाई के फेरे, एकांक लंबाई के फेरे, जबकि हम इसे कितना मान सकते हैं, N मान सकते हैं। तो N/L को मैं कितना लिख सकता हूं, B बराबर म्यू नॉट NI0। यही क्या है, परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट हो जाता है। यहां तक अगर चीजें समझ में आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार दें, और यूपी बोर्ड के लिए तांडव हम मचाने वाले हैं। अनसोल्ड हमारा स्टार्ट हो जाएगा जल्दी ही, जिसमें हम क्वेश्चनों का ऐसे तांडव करेंगे जैसे कि आज शिव तेरस पर महातांडव हुआ है। कांवड़ियों ने शिव तेरस पर महादेव पर ऐसे जल बरसाया है, उसी प्रकार बेटा हम भी यूपी बोर्ड के लिए क्वेश्चनों का
भंडार करने वाले हैं, तांडव करने वाले हैं। धन्यवाद, थैंक यू।